दुकान पे गया, अपने दुकान पे से वो कुछ दूरी पे गया और शराब की बोतल का और एक ही बूंद पिया था कि उसको हाई बीपी हो गई और नाक कान से खून फेंक कर और जैसे वो हॉस्पिटल ले जाते उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने कहानी सुनाई कि मुझे रात में आता है, बहुत मारता है, मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरा बेटा आके मुझे पैसा लेता है, मेरे से पैसा नहीं देता तो हम दो मियाँ बीवी हैं, हम लोगों को बहुत मारता है पीटता है, जब पैसा देता तो छोड़ देता जाता है। पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम नशा करते हैं। अगर कहता है कि एक्सेप्ट कर लेता है कि हम नशा करते हैं तो फिर कहता है कि थोड़ा सा करते हैं, कम करते हैं, मेरे घर वाले मेरे गलत है। पहले वो फैमिली को ही दोष देता है। घर में अगर व्यक्ति नशा करता है तो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से नशा करता है, फैमिली में सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और आजकल जो युवा होता है ना, फ्री का पहला नशा कराया जाता है। मगर आपको कोई चाय भी पिलाएगा पहली बार ना तो वो फ्री का पिलाएगा, उसके बाद आप घूम के चाय पियेंगे खुद करके। उसी तरह पहले सिगरेट कोई पिलाता है ना, वो फ्री का पिलाता है। अगर शराब एक हद तक ठीक है, लोग पीते हैं, मगर अगर किसी व्यक्ति ने अफीम गांजा स्मैक पी लिया तो समझिए पूरी आने वाली पूछते भी खराब कर देगा वो। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। गजल में बात सही कहेगी। दूसरे अंगल से देखा जाए कि नशा अगर थोड़ा थोड़ा पहले किया जाता है, फिर चोरी की जाती है, फिर वो बाद में ना सीना जोरी हो जाता है। ये तब लेती है ना जब 2-4 साल गुजर जाता है, और जब विध्वंसक रूप लेती है तब वो कहता है ना कि चोरी नहीं किया होता, थोड़ी नहीं किया होता तो आज कुछ और होता। हिलता डुलता शराब की दुकान पे था, ये काफ़ी दिन की बात है। मैंने उससे कहा कि ये क्यों करते हो, घर जाओगे 9 बज रहे हैं, क्या खाओगे पियोगे? तो उसने बोला कि ये दारू है, इसमें रोटी डाल के मैं खा लूँगा। नशा कुछ कर गुजरने का हो तो बेहतर है, नशा संघर्ष का हो तो कुछ बेहतर है, नशा परिवार को एकजुट करके भविष्य को सजोने का हो तो बेहतर है। नशा अगर तबाही के रास्ते पर हो, नशा परिवार में विघ्न पैदा कर रहा हो, नशा खुद के भविष्य को अवरोध पैदा कर रहा हो तो ये नशा विध्वंसक है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने संघर्ष को नशा मुक्ति के द्वारा आगे बढ़ाने को ही अपना लक्ष्य बना लिया, एक ऐसा शख्स जिसने सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों चिराग को उसके घर में, चिराग मतलब अगर कहूँ तो उन लड़कों को जो अपने परिवार के लिए चिराग के टुकड़े थे, वो लड़के जो कहीं ना कहीं इस दलदल में फंस रहे थे, इस शख्स ने उन्हें बाहर निकाला। ये शख्स कई घरों में खुशहाली भर चुका है, ये शख्स लोगों की आस बन रहा है, ये शख्स लोगों की किरण बन रहा है, उम्मीद बन रहा है। ये शख्स लगातार नशा मुक्ति केंद्र में जो लोग आ रहे हैं उन्हें मोटिवेट करके और उन्हें एक नई ज़िंदगी दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस व्यक्ति के लिए हमने ये 2 लाइन की भूमिका बनाई है वो कोई और नहीं, एहसास नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर सच्चिदानंद यादव जी हैं। हम रुक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये भी युवा हैं और कई युवाओं की इन्होंने ज़िंदगी बनाई है। आज व्यक्ति विशेष में हमने एक नाम उछाला और वो नाम ट्रेंडिंग में आज चलकर आया, एहसास नशा मुक्ति केंद्र का। हमने सोचा राजनीतिक नाम आएगा, लेकिन ये राजनीतिक नामों से इतर नाम चलकर आया। आज उस व्यक्ति विशेष हम करने आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति में विशेष क्या है। मेरी भूमिका से आप समझ गए होंगे कि इस व्यक्ति में विशेष क्या है। आज जानेंगे। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप मेरे पास आए। आज हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आपका नाम ट्रेंडिंग किया गया, आपका नाम आया सच्चिदानंद यादव जी का, जरा आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे नशा मुक्ति केंद्र के बारे में कि कैसे आप इस क्षेत्र में आगे आए। मेरा नाम सच्चिदानंद यादव है। मैं पढ़ाई से ही जब ग्रेजुएशन कर रहा था तभी से मुझे सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि थी। मैं कुछ लोगों के लिए करना चाहता था। जैसे मैंने पहले गांव में जाता था, लोगों को अवेयर भी करता था। ग्रेजुएशन समय भी एनसीसी किया, तभी हमको एनसीसी में मुझे बहुत सिखाया गया कि आपको समाज कार्य से जुड़ना है, लोगों की मदद करना चाहिए। और ये एक तरह से कि हम युवा हैं और युवा नशे में जा चुका है और नशा ही एक ऐसा चीज़ है जो एक परिवार को बनाता है और बिगाड़ता भी, पूरी तरह बर्बाद कर देता है नशा। और जब मैं 2013 में MSW कर रहा था, उस दौरान मुझे एक NGO में हमको जाने का मौका मिला। वहाँ पे देखा कि मैं नहीं जानता था कि नशा मुक्ति केंद्र होता क्या है, ऐसी कोई जगह भी होती है, मुझे नहीं पता था। मुझे कॉलेज से लेटर मिलता है, यूनिवर्सिटी से, कि आपको इस जगह जाना है और आपको यहाँ ट्रेनिंग करनी है, आपको फील्ड वर्क करना है। मैं जाता हूँ, फिर भी मैं नहीं समझ पाता हूँ होता क्या है। पर जब दूसरे दिन जाता हूँ और मरीजों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऐसी भी जगह होती है और ऐसे ऐसे नशे होते हैं। पहले तो मुझे जानता था शराब होती है, बियर होती है, इसके अलावा भी और भी नशे होते हैं, मुझे पता भी नहीं था समाज में। मगर वहाँ देखा मैं, और जब मैं 1.5 महीने वहाँ काम किया
और जब मैं फील्ड वर्क किया वहाँ पे बहुत से मरीजों से मैं मिला, तो मुझे एक उसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी। मैं एक मरीज़ था, उसकी बातों में मैं आ गया। बातों में आके फिर उसकी वाइफ को बुलाया, मैं वाइफ से उसकी मीटिंग कराया। मीटिंग कराने के बाद उसकी वाइफ को मोटिवेट किया, ये ठीक हो गया, आप ले जा सकते हैं। मैं उस मरीज़ पर 1.5 महीने काम किया। तो मैं उसको पीजीआई लेके जाता था, और वो पेशेंट लीवर सिरोसिस का पेशेंट था। उसको पीजीआई लेके जाता था, लेके आता था, जाता था, और उसकी लीवर मात्र 10% बची थी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि लोगों की कैसे वो करना चाहिए। मैंने देखा उस पेशेंट को और मैंने उसको डिस्चार्ज करवा दिया। पेशेंट वो घर गया, और सिर्फ वो उसके घर वालों को बताया भी, उसकी वाइफ को बताया कि अगर नशा करेगा तो ये मर जाएगा पेशेंट। मगर उसकी वाइफ लेके गई, और जब वो लेके 2 दिन बाद खबर आती है कि पेशेंट की डेथ हो गई है, मतलब मृत्यु हो गई है। और वो पेशेंट कैसे मरा कि वो दुकान पे गया, अपने दुकान पे से वो कुछ दूरी पे गया और शराब की बोतल का और एक ही बूंद पिया था कि उसको हाई बीपी हो गई, और नाक कान से खून फेंक कर, और जैसे वो हॉस्पिटल ले जाते उसकी मृत्यु हो गई थी। कोई बचा नहीं पाया, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाया। तो मुझे उस वक्त जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे ये खबर बताई, कहा कि तुम्हारी गलती की वजह से एक की व्यक्ति की मौत हो गई। वो क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी गलती इसलिए है कि तुमने उस पेशेंट पर ट्रस्ट किया, उसको लगा कि ठीक हो गया। नशा करने वाला ठीक नहीं हो सकता, इतना जल्दी ठीक नहीं होता, 1 महीने 1.5 महीने ठीक नहीं होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, उसको सब चीज़ मना था, उसको जानते हुए भी तुमने उस पर निर्णय लिया और तुमने कर दिया जो काम नहीं करना चाहिए था। पहला चीज़ कि जब एडिक्ट पर्सन होता है उसके साथ सिंपैथी नहीं रखा जाता है, एम्पैथी रखा जाता है। तुमने सिंपैथी रखी, उस पर दया भाव दिखाई, इसके कारण उसकी मौत हुई। तुम्हारी यही कमी है। मैंने वही निर्णय किया कि इस तरह के बहुत से मरीज होंगे, बहुत से युवा होंगे जो नशे में जा चुके हैं, जिनका घर बर्बाद हो गया, सब कुछ जड़ जाता है। और एक घटना और मेरे लिए घटी। एक देवरिया का पेशेंट था, माँ बाप का इकलौता, पिताजी मैनेजर थे, और वो वहाँ पे एडमिट हुआ पेशेंट। और पेशेंट एडमिट होने के बाद जब उसके पिता ने कहानी सुनाई कि मुझे रात में आता है, बहुत मारता है, मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरा बेटा आके मुझे पैसा लेता है, मेरे से पैसा नहीं देता, तो हम 2 मियाँ बीवी हैं, हम लोगों को बहुत मारता है पीटता है, जब पैसा देता तो छोड़ देता जाता है, उसकी बीवी है तो मेरे ख्याल नहीं रखती है, हम क्या करें। बहुत मजबूर हो गए। पेशेंट तो वहाँ पर भी ये चीज़ पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मारता हूँ पीटता हूँ, मगर उसके माँ बाप बोलते रहे बताते रहे, मगर एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने ये चीज़ को देखा, रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं समाज में नशा इस हद तक गया हुआ है जो बाहर लोगों को दिखाई नहीं देता है, मगर अंदर कूट कूट के हमारे समाज को खोखला कर रहा है। तब मैंने जाकर निर्णय लिया, और निर्णय लेने के पीछे मेरी और लोगों का भी हाथ है, परिवार में माता पिता वाइफ का भी हाथ है, जो लोगों ने मेरी बहुत मदद किया समाज में आगे आने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए। ये चीज़ किया है मैंने। जब एक युवा अपने कैरियर की शुरुआत करता है तो वो यूपीएससी में जाना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, तमाम वो क्षेत्र होते हैं वो जाना चाहता है। लेकिन आपने एक ये सामाजिक सेवा है जिसने आप इसमें अपनी कैरियर बनाना आपने चाहा कि हम नशा मुक्ति केंद्र में एक अपना कैरियर बनाएं, और वो जो परिवार तबाह हो चुके हैं, हम भी देखते हैं कि किस तरह से आज भारत में जो संख्या युवाओं की वो 65% है, 2/3 संख्या युवाओं की है, और वो युवा इस समय नशे में फंसे हुए हैं। किस तरह से आप अपने नशा मुक्ति केंद्र, जी आपका नशा मुक्ति केंद्र का नाम ही है एहसास, तो किस तरह से एहसास करवाते हैं उस परिवार को कि आपका लाडला सुधर जाएगा? देखिए, ये जो एहसास नाम रखा गया है, बहुत रिसर्च बहुत करने के बाद रखा गया है। मैं भी, मेरे पिता पुलिस विभाग से बिलोंग करते थे और मेरे पिता सिपाही थे, रिटायर्ड SIC हुए, और उनका एक इच्छा थी कि मेरा बेटा अफसर बने, मेरे से बड़ा अफसर बने, बट मैं उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। मेरी इच्छा थी कि मैं लोगों की सेवा करूं, और ऐसे लोगों की सेवा करूं, मैं खुद रोज़गार दूँ और 2 लोगों को रोज़गार दूँ जिसके घरों में दिया जल सके, मेरे वजह से लोगों के घर में दिया जले। और मेरी एक तमन्ना है कि मैं अभी भी तमन्ना मेरी पूरी होती है, जब किसी नशा करने वाले को मैं नशा छुड़ा के भेजता हूँ और उसके घर से दुआएं आती हैं, मैं चाहती हूँ, मुझको फैमिली वाले कहते हैं कि मैं आपके लिए रोज़ दुआ मांगती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, ताकि आपकी वजह से मेरा परिवार स्वस्थ चलता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे कॉल करके मुझे बताते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमारे यहाँ संख्या 2/3 युवाओं की है, और जिस तरह से हमारे देश के युवा भटक रहे हैं, आपने देखा कि पंजाब में एक मूवी आई
उड़ता पंजाब, पंजा, हाँ। मैं फिर क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, घुमा भी रहा हूँ। तो आपके नशा मुक्ति केंद्र का नाम ही है एहसास। तो जो लाडले यहाँ आते हैं, जो बिगड़े हुए माँ बाप के लाडले, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो बिगड़ जाते हैं, वो लाडले और क्या, हाँ होते हैं, लाडले, लाडले तो वो होते हैं। किस तरह से आप संभालते हैं और अपने नशा मुक्ति केंद्र में उनके लिए आप कैसी व्यवस्था करते हैं और कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही लोगों को लगता होगा बहुत आसान काम है उनको बंद कर दे। बाहर लोगों को लगता है बहुत आसान काम है इनको तो बंद करना। पेशेंट को लाते हैं, बंद कर देते हैं, या पेशेंट बंद रहता है, अंदर पड़ा रहता है। लोगों की धारणा नशा मुक्ति केंद्र को लेके बड़ी समाज में बहुत खराब है। ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों का मन में होता है कि नशा मुक्ति केंद्र में बस मरीज को बंद करके रखा जाता है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, कुछ ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट उसको प्रॉपर दिया जाता है, प्रॉपर रखा जाता है। अब रही बात कि पेशेंट को नशा छुड़ाना, उसको मोटिवेट करना, एक जगह बैठा के रखना, अपनी बातें मनवाना, और आपको बातें मान कर वो आगे चले, आपकी ज़िंदगी में वो लागू करे, उसके लिए खुद को आइडियल बनाना पड़ता है। उसके लिए खुद को मजबूत बनाना पैसा दिखाना पड़ता है कि मैं वो खुद वो काम करता हूँ। अब जैसे कि आप पेशेंट को अब बताओ कि सुबह तुमको 6 बजे उठना है, हाँ, तो उसको उठने के लिए पहले हमको उठना पड़ेगा, तब वो उठेगा। हाँ, तो मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, उसको आकर योगा कराता हूँ, मैं व्यायाम कराता हूँ, तो उसको लगता है कि जब यहाँ का डायरेक्टर आके मुझे योगा कराता है तो मुझे भी उठना पड़ेगा। उसको रियलाइजेशन कराना पड़ता है। बिना किसी रियलाइजेशन के व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। उसको सफलता तभी पता चलेगा कि सफलता से परिणाम क्या होने वाले, मैं सफल होऊंगा, अगर नशा छोड़ूंगा तो मुझे कैसे फल मिलने वाले हैं। तो वो, मगर एडिक्ट पर्सन को तत्काल लाभ चाहिए होता है, मगर उसके अंदर धैर्य की ज़रूरत होती है। हम वही पेशेंट के अंदर लेके आते हैं। उसके लिए हम विभिन्न थेरेपी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप थेरेपी करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि पेशेंट को धीरे 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 जाग के रियलाइजेशन होता है। और जब रियलाइजेशन होता है तब पेशेंट नशे को छोड़ने की तरफ, क्योंकि जब पेशेंट आता है ना तो वो बहुत एग्रेसिव मोड में होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसानी से आ जाता है और हमारी बातें सुन जाता है, ऐसा नहीं है। वो महीनों लग जाते हैं उस पेशेंट को अपनी बात मनवाने में, उसको बताने में। पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम नशा करते हैं। अगर कहता है कि एक्सेप्ट कर लेता है कि हम नशा करते हैं, तो फिर कहता है कि थोड़ा सा करते हैं, कम करते हैं, मेरे घर वाले मेरे गलत है। पहले वो फैमिली को ही दोष देता है, अपने आप को दोष नहीं देता है, पहले फैमिली को दोष देगा। अगर फैमिली को दोष दिया तो फैमिली में विशेष कभी बीवी को दोष देगा, कभी माँ को दोष देगा, कभी अपने पिताजी को दोष देगा। अगर मैं ये भी देखा हूँ, घर में अगर व्यक्ति नशा करता है तो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से नशा करता है। फैमिली में सपोर्ट करने वाले लोग हैं बहुत। एक व्यक्ति नशा छुड़ाता है और दूसरा सपोर्ट भी करता है कि भाई तू चलो ठीक है। जैसे मैं कई लोगों को मैंने देखा, मैंने लाइफ में 2 रिश्ते, 3-4 रिश्ते हैं जिसको मैं कहता हूँ ये बिना लाभ हानि के है। जैसे एक माँ बाप का रिश्ता होता है, बीवी का रिश्ता होता है। ये ऐसे रिश्ते हैं ना कि बेटे को बच्चे से कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको प्यार चाहिए होता है, वो सफल रहे, उसको कुछ नहीं चाहिए होता। पति को क्या चाहिए, पत्नी को चाहिए होता है कि मेरा पति अच्छा पति बने और थोड़ा सा कमा के लाए घर में, जिससे हम खर्चा चला पाएँ। और जो रिश्ते होते हैं ना, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ दादी, ये जो रिश्ते होते हैं पेशेंट के साथ ना, वो मतलब कि सिर्फ दिखाने के होते हैं, हकीकत में वो रिश्ते नहीं होते हैं। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पेशेंट को रिलैप्स कराने के कारण होते हैं। हमने इस चीज़ को देखा है क्या कि जो बहुत पेशेंट आते हैं तो माँ बाप कहते हैं नहीं उसको ठीक करना है, तो कभी कहती है सिस्टर नहीं यार रहने दो, भाई है, एक बार कर लिया तो क्या हो गया, लड़का है, यंग है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। हाँ, यंग जनरेशन में हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो शराब पी रहे हैं या जो बियर वगैरह, बियर से ही शुरुआत होती है, तो वो सोचते हैं हम थोड़ा हाई फाई हो गए हैं। हमने कई जगह देखा है 4 व्हीलर में बैठ के शराब पीना। वो सोच रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा करके उनकी ज़िंदगी को वो थोड़ा थोड़ा करके तबाह कर रहा होता है। शराब एक ज़िंदगी नहीं, कई ज़िंदगियाँ एक पुष्ट खराब कर देता है। नशा जो है ना, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खराब करता है। नशा जिस घर में एक व्यक्ति कोई नशा करता हो, वहाँ आप जाकर देखिए कि वो सिर्फ वो व्यक्ति नशा करता है, मगर पूरा जो एरिया है ना, पूरा परिवार तबाह रहता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक स्थिति से, सांस्कृतिक रूप से, सब जगह से तबाह रहता है। मगर क्या करे, फैमिली सहती है, उसको बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसको काट के फेंक नहीं सकती ना। उनको पता ही नहीं होता है कि नशे का इलाज हो सकता है, उनको पता ही नहीं है कैसे ट्रीटमेंट कराएं। अगर ट्रीटमेंट कराने के बारे में सोचते भी हैं तो फिर कहते हैं कैसे क्या किया जाए, ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, मेरा लॉस हो जाएगा, जुआ खेले क्या। तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। और नशा आप देखिए तो जो युवा है ना, आप भी एजुकेशन लाइफ में रहे होंगे, ग्रेजुएशन में गए, जो बच्चे ना 12-13 साल की उम्र, जो शुरुआत है, यही स्टेज होती है। लड़के यहीं से सपना सीखना शुरू करते हैं और सारे दोस्त यही बनना शुरू होते हैं। 12-13 साल से लेकर अगर अपने बच्चे को 20 साल की उम्र तक
बच्चे को संभाल लिया किसी ने, और तो उस बच्चे को आपको कोई नशा नहीं करा सकता। जो नशा स्टार्ट होता है 12 से लेकर 20 साल की उम्र में होता है। अगर कोई बच्चा इस दौरान छोटा मोटा नशा स्टार्ट कर दिया है तो 30 साल की उम्र तक आते आते वो पूरी उसे एडिक्ट हो जाता है, किसी एक नशे का एडिक्ट हो जाता है। और आजकल जो युवा होता है ना, फ्री का पहला नशा कराया जाता है। मगर आपको कोई चाय भी पिलाएगा पहली बार ना, तो वो फ्री का पिलाएगा, उसके बाद आप घूम के चाय पियेंगे खुद करके। उसी तरह पहले सिगरेट कोई पिलाता है ना, वो फ्री का पिलाता है, पी लो भाई, और उसके बाद आप खुद खोज के पीते हो आप। उसी तरह पहली बार कोई बियर पिलाता है ना, तो आपको फ्री में पिलाएगा, उसके बाद खोज के पियो बियर, आप खुद खरीद के पियो और दूसरों को भी पिलाओ। ऐसे बढ़ता है नशा। अब नशा इतना हद तक है समाज में कि आप जान सकते हैं, सरकारें भी बेच रही हैं, गली मोहल्ले में बिक गया है। डॉक्टर साहब, आप 6 साल से ये काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र में हैं। आप तरह तरह के नशों के बारे में आप जानते होंगे, जो जिसे आपने भर्ती लिया वो बताते भी होंगे। हम शराब जानते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा शराब का ही नशा है। किस तरह के नशे हैं और गार्जियन कैसे समझ पाए कि मेरा बेटा इस क्षेत्र में जा रहा है? खास तौर से अगर कोई शराब पी लिया है ज़्यादा नशे में, तो समझ में आ जाता है पैर लड़खड़ा रहे हैं, वो मुंह महक रहा है। लेकिन और भी नशे हैं, वो गार्जियन कैसे जाने, कैसे वॉच करे, अपने बच्चों पर नज़र रखे? क्योंकि शुरुआत, आपने कहा कि शुरुआत में अगर पकड़ में आ जाए, वो पूरी तरह से उसका आदी ना हो, तब तो संभालना आसान है। लेकिन वो जब उसका आदी हो जाता है, जब उसको उसकी नीड हो जाती है, तो संभालना मुश्किल होता है। तो कैसे थोड़ा सा वॉच किया जाए, जरा इसके बारे में। देखिए क्या है ना, नशा जब पहली बार लोग करते हैं ना, तो पहला बार जो नशा करता है तो 2 तरीके का नशा होता है, एक तो मेंटली और फिजिकली, 2 चीज़ें का। तो जब हम किसी नशे को करते हैं तो हमारा ब्रेन पहले एक्सेप्ट करता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर ले तो शरीर रिएक्ट नहीं करेगी, और नहीं एक्सेप्ट किया तो शरीर रिएक्ट करके उल्टी करा देगी, आपको चक्कर ला देगी, तुरंत बेहोश कर देगी, दूसरे दिन से आपको गड़बड़ महसूस होगा। मगर जैसे शरीर एक्सेप्ट कर ली ना, तो जल्दी पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, तो शरीर में 2 तरीके का नशा अब भारत में उपलब्ध है। एक तो सूखा नशा, एक लिक्विड नशा है। एक तो वैध नशा होता है, एक अवैध नशा होता है। वैध नशा मतलब समझिए कि जैसे शराब के लिए लाइसेंस मिलती है, आप पी सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, और 18 साल के हो तो आप पी सकते हो, आप वैध हो, आप पीने के लिए, आप सरकार कहती है आप पीने के लिए वैध हो, आपको रोक नहीं सकता है। अवैध नशे हैं जैसे भांग, गांजा, स्मैक, कोकीन, अफीम, केटामाइन, ये सब चीज़ नशे हैं। और भी नशे के प्रकार हैं। आयोडेक्स का नशा सुना होगा आपने, आयोडेक्स है, पेट्रोल का नशा है, वाइटनर है, हाँ, वो कोरेक्स वगैरह, कोरेक्स है, ये सब चीज़ें हैं, ये अवैध नशे हैं, अवैध नशे हैं। और ये सब चीज़ें तो, मगर अभी कुछ ऐसे नशे जो सूखा नशा है, वो नशा आपको पता नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति किया है कि नहीं किया, मगर हाँ, उसको अगर कुछ लक्षण है अगर जान लें, हाँ, तो वो जरूरी होता है। जैसे सूखा नशा वाले क्या होता है, ज़्यादा बोलेगा, मुंह सूखेगा, आँखें जो पुतली होती है ना, वो बहुत गोल और सुनहरी हो जाएगी, और अंदर टाइट दिखाई देगी, लाल। और ये जो आपको देखिए, हम लोग के आँख दिखाई देते हैं ना, ये सफ़ेद दिखाई देता है ना, वो पूरी सफ़ेद हो जाएगी, हम लोग लाल लाल में दिखाई दे रही होगी, वो पूर्ण से सफ़ेद हो जाएगी, ठीक है। बाल पूरा खड़े हो जाएंगे उसके, चेहरे पर तनाव सा आ जाएगा, और ज़्यादा बोलेगा, पहले से असामान्य व्यवहार करेगा। जब घर में असामान्य व्यवहार शुरू हो जाए पेशेंट का, तो समझिए आपका लड़का कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहा है। आपके कहने का मतलब है, जो लड़का किसी भी व्यक्ति का, वो अगर घर में सामान्य उसका व्यवहार है, वो सुबह से शाम तक सामान्य में रहता है, जब वो रात में आए और वो सुबह जो उसकी सामान्य व्यवहार है उससे ज़्यादा चेंजिंग आए, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा नशे की तरफ बढ़ रहा है, या मेरा लड़का या रिश्तेदार नशे की तरफ बढ़ रहा है। चेंजेस आना शुरू हो जाता है पेशेंट के अंदर, तत्काल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो घर में सामान गायब होने लगेगा, पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी आपकी। जब पैसे की डिमांड, पहले सबसे बड़ा लक्षण होता है पैसे की डिमांड बढ़ रहा है, घर से ज़्यादा तो बाहर आ रहा है, अकेले रहने की कोशिश कर रहा है, मोबाइल पर ज़्यादा समय बिता रहा है। अगर घर में नए दोस्त आ रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। वो नए दोस्त अक्सर बनाना शुरू करता है, पुराने दोस्त घर में नहीं घुसेंगे। जो पुराने दोस्त होंगे तो वो नहीं घुसेंगे, नए दोस्त बनने आएंगे। आप कहेंगे ये है फलाने हैं ठिकाने हैं, वो कहना शुरू करेगा। मगर ये जब घुसना शुरू करते समझिए टेस्ट कि हमारा। डॉक्टर साहब जब यहाँ आया तो एक शख्स आपसे डिस्कस कर रहे थे, मेरी भी उनसे कुछ बात हुई, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमसे जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक समय था घर में सब्जी ना हो, लेकिन मैं पैसे नहीं देता था, 50 रुपये भी नहीं, क्योंकि इतना वो नशे का आदी हो गया था कि वो 50 लेकर जाता, घर लौट आए, ये बड़ी बात थी। लेकिन जब से मैंने आपके यहाँ एहसास
और फिर उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि जब से मैं यहाँ लेकर आया अपने लड़के को, आज मैं 3 साल से पूरी घर की जिम्मेदारी दे चुका हूँ, तो मेरा बतौर पत्रकार मैंने ये क्वेश्चन किया, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी भी डर लगता है, सर से मैं वार्तालाप करता रहता हूँ, सर से ये पूछता रहता हूँ, और सर ने फिर कहा कि देखिए सारी चीज़ें ठीक है, फिर भी आप उसको वॉच करते रहिए। तो उन्होंने कहा वॉच करता हूँ, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है, मैं कहूँ तो 110। देखिए, ये कभी भी किसी पेशेंट पे 110% आप भरोसा नहीं कर सकते आप। पहला चीज़, क्योंकि वो जो पेशेंट है ना, जो नशा जो है ना, रिलैप्सेशन डिजीज है कि कभी कभी 2 साल 3 साल 4 साल तक नशा छोड़ सकता है, वो एकाएक रिलैप्स कर जाएगा, वो फिर बिना शुरू कर देगा। हम देखिए ट्रीटमेंट जब करते हैं तो पेशेंट के घर वालों को सलाह देते हैं कि आप हमसे संपर्क में रहें, हमें लगातार हमसे काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलिंग करवाने के लिए आए कि लगातार जब काउंसलिंग होती रहती है तो पेशेंट में सुधार भी रहता है, क्योंकि ये रिलैप्सेशन डिजीज होती है, इसलिए पेशेंट को लगातार काउंसलिंग, लगातार मेडिटेशन, बीच बीच में पेशेंट जब डिस्टर्ब होता है तो हम उसको बुलाते हैं ताकि उसको हम भर्ती करने की जरूरत ना पड़े, उसको मेडिसिन के माध्यम से ही ठीक कर सके और लंबे समय तक ठीक रखा जाए। काउंसलिंग एक ऐसा मेथड है, परामर्श, क्योंकि इंडिया में बहुत कम प्रचलित है। आपको अमेरिका, इंग्लैंड में जाएंगे तो ये जो परामर्श है, काउंसलिंग है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पे परामर्श बहुत महंगा है, फीस दे के लेना पड़ता है। इंडिया में बहुत फ्री है ना, तो कोई भी चाहो जब चाहो यहाँ बगल में जगह अलग सब लोग दे देते हैं। यहाँ फिर पैसा नहीं लगता है, वहाँ पर पैसा लगता है परामर्श लेने के लिए। तो जब यहाँ पर लोग आते हैं तो हम उनको परामर्श देते हैं और उसको फॉलो करवाने के लिए कहते हैं कि आप इसको फॉलो करते रहिए। उनको लिखित रूप से दिया जाता है कि ये चीज़ करना है घर पर जाके, तभी जाके करते हैं। डॉक्टर साहब, अजीब नहीं लगता है कि एक तरफ पिलाओ, हमने देखा कोविड के दौर में जहाँ ज़बरदस्त लॉकडाउन था, घर में से कोई बाहर निकल नहीं सकता था, एक समय दिया गया था, इस समय आप सब्जी दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन हम कोविड के समय में ये देख पाए कि किस तरह से सरकारें अपने राजस्व भरने के लिए लोगों को मतलब लॉकडाउन में, उस लॉकडाउन में जहाँ कोविड का दौर था, लोगों की जानें जा रही थी, वहाँ शराब के लिए और बियर के लिए लंबी लाइनें लगी और सारे प्रोटोकॉल टूट गए। एक तरफ सरकार पिला रही है, दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र, कैसा मतलब? देखिए, सरकार नशा मुक्ति पे बहुत कम काम करती है। ठीक है, भारत में बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश का हिस्सा बता रहा हूँ। मैं मद्य निषेध अधिकारी से मिला था, बहुत ही छोटा सा विभाग है, कुल मिला के लगभग 150 लोग एम्प्लाई हैं पूरे यूपी में, मात्र 150 एम्प्लाई हैं आपके मद्य निषेध विभाग में, और जिसका जिम्मा है कि आप लोगों को अवेयर कीजिए कि नशा न करें, नशे के जो नशा नुकसान है उसको बुराई करने बताइए उसको, अवेयरनेस फैलाइए। मात्र 150 लोगों का जिम्मा है, मतलब करोड़ों लोगों पर 150 लोगों का जिम्मा है। और सरकार नशा मुक्ति केंद्र कहाँ चला रही है? कहीं देखिए, कहीं सरकार कहीं चलाती है? एक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, वहाँ से एक बजट पास होता है कि आप नशा मुक्ति केंद्रों को बजट दिया जाता है कितना कीजिए, मगर वो जो बजट होता है बहुत न्यूनतम होता है, उतने में काम नहीं हो पाता है, काम ही नहीं हो, प्रचार भी करना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट भी देना नहीं हो पाता है। तो और वैसे भी नशा मुक्ति केंद्र को बड़ी दयनीय स्थिति है, और लोग नशा तो करना चाहते हैं, छुड़ाना नहीं चाहते हैं, पहला चीज़ जान लीजिए। और सरकार नशा, देखिए टैक्स मिलते हैं ना, सरकार को जब जिससे टैक्स मिलता है उस पर पैसा खर्च करेगी, जहाँ पर कुछ मिले ही नहीं उसको कहाँ खर्च करेगी? पहला चीज़ ये चीज़ नहीं है। और सरकार को सबसे रेवेन्यू वहीं से मिलता है, अल्कोहल से। लॉकडाउन पीरियड में आप देखिए कि हम तो लॉकडाउन में बता रहे हैं, आपको फर्स्ट लॉकडाउन की मैं बता रहा हूँ कि जब लॉकडाउन लगा था, गाड़ियाँ आदान प्रदान नहीं हो रही थी, तो घरों से कॉल आती थी, कॉल तो प्रतिबंधित है, घर से कॉल आती थी, भाई कुछ कीजिए, मेरे बेटे को ले जाओ, मेरे पति को ले जाओ, घर में तो तबाह मचा दिया, घर में बैठ के पी रहा है, घर में मारपीट कर रहा, सब कुछ कर रहा है, आके ले जाइए। हम लोग हाथ बंधे हुए थे, हम पेशेंट को ला नहीं सकते थे, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, और कोरोना काल इतना फैला हुआ था कि हम लोग जा नहीं सकते थे कहीं पे, इतना बहुत ही थी। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा छूट मिला, पेशेंट घर से बाहर निकलने लगे, पीने के लिए बाहर निकलने लगे, शराब लेने के बाद, और तांडव मचने लग गया। तांडव इतना मचा था कि हद से ज़्यादा। आप ये सोच सकती है, सरकार उसको पहले फ्रीडम दी थी, आपको पता भी होगा, पहले फ्रीडम मिला शराब बेचने के लिए, शराब की दुकानें पहले लॉकडाउन में खुल गई और बिका भी बहुत धड़ल्ले से, और लोग पिए भी बहुत अच्छे से। मगर हम एक बात कहते हैं, बिहार में शराब बंद है,
बंद है, मगर फिर भी वहाँ शराब मिलती है। गुजरात में भी गुजरात में भी बंद है, फिर भी गुजरात में शराब मिलती है। लोग कहते हैं ना कि शराब वहाँ नहीं मिलेगी तो बंद हो जाने से नहीं। देखिए सर, आप वैध नशा बंद कर देते हैं, सरकार के हाथ में वैध नशा है ना, शराबबंदी, उसका अवैध नशा बंद नहीं कर पाएंगे ना। अवैध नशा जो समाज में चुपके से आपके घरों में घुस रहा है उसको बंद कर सकते हैं। जैसे स्मैक है, गांजा या अफीम है, ये अवैध नशा है। इस पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का पूरा हाथ होता है। अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट छापा मारती है, करती है तो वो बरामद करती है। मगर ये घरों को ये अवैध नशा है। अगर शराब एक हद तक ठीक है, लोग पीते हैं, मगर अगर किसी व्यक्ति ने अफीम, गांजा, स्मैक पी लिया तो समझिए पूरी आने वाली पूछते भी खराब कर देगा वो। इतना हद तक नशा होता है। आपको बता रहा हूँ, बिहार में शराब बंद होने के बाद वहाँ गांजा, भांग, स्मैक के पेशेंट इतना बढ़ गए वहाँ, और वो जो शराब नहीं पी पाते तो भांग खाने लगे, गांजा पीने लगे और स्मैक पीने लगे, अफीम के इंजेक्शन लगाने लगे और बहुत तबाह होने लगे लोग शराब पीने। फिर बाद में वहाँ सरकार ने धीरे धीरे क्या कर दिया, लागू कर दिया। फिर अभी भी पी रहे हैं लोग, बॉर्डरों पे पूरा जा शराब जाता है, पटना तक शराब मिलती है आराम से, अब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, मगर एक लोग कहते हैं खाने पीने की चीज़ों पे रोक नहीं लगाई जा सकती है। हम भी नहीं रोक लगा सकते, आप भी नहीं रोक, सरकार भी नहीं लगा सकती। अगर रोक लगाया तो मूल अधिकार के नियम का था, तो आप चले जाते हो लोग कोर्ट में, कोर्ट से जाकर लेके आते हैं कि हमारा अधिकार है, हम जो चाहें खाएं पिए, हमारा स्वतंत्र अधिकार है। ये बहुत से राइट है ना, इसलिए तो सरकार के भी खिलाफ जाके लोग खड़े हो जाते हैं। परिवार का मतलब समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अच्छा एक बुरा, और इसी उपायों में चलता है पूरा संसार। डॉक्टर साहब, बड़ा हास्यास्पद होता है और कभी समझने में, मतलब एक तरफ सरकार पिलाती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, दूसरी तरफ आप जैसा युवा, उनकी तो जीडीपी बढ़ रही है क्योंकि वो पीने वाला व्यक्ति देश की और राज्य की जीडीपी तो बढ़ा रहा होता है, घर की जीडीपी बर्बाद कर रहा होता है। लेकिन आप जैसा युवा एक समाज सेवा के जरिए एहसास नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से कई घर को ये एहसास दिला चुका है कि उसका लाडला अब एहसास मुक्ति के नशा मुक्ति केंद्र में आके वो कुछ एहसास लायक हो गया है और घर में वो अपनी अब घर के साथ हाथ बटा रहा है और पहले से कम नशा, कम क्या कहे, अपने ऊपर वो कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आप इस क्षेत्र में 6 साल से हैं, आपको कहाँ कहाँ लगता है कि सरकारों को एक परिवर्तन करना चाहिए? मैं बार बार ये जोड़ देता हूँ और ये आप भी जोड़ देते हैं कि भारत युवा लोगों का देश है, 2/3 जनसंख्या युवाओं की है और युवा लगातार, मैं आपसे बता दूं कि भारत, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, स्वर्ण त्रिभुज एक कहा जाता है, वो भारत जो है थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम, लाओस, जो सबसे बड़े ड्रग्स और नशे वाले देश हैं जहां अफीम वगैरह पैदा होता है, और दूसरी तरफ भारत स्वर्ण अर्धचंद्राकार यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका अफगानिस्तान, उनके दोनों के बीच भारत एक ऐसा देश है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बाजार है। भारत की जनसंख्या है, युवाओं की जनसंख्या है, पूरा जो ये कंट्री है जो ये पैदा करते हैं ड्रग्स वगैरह या अफीम वगैरह, वो भारत में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ युवाओं को नशेड़ी बनाया जाए। आपके पास कोई ऐसा सुझाव है उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हो? देखिए, ये जो अफीम जो है, देखिए ये प्रकृति की देन है अफीम, और ये जो अफीम का पौधा है ये बहुत से दवाइयों का कारगर उपाय है, दवा के लिए है। तो इसके लिए जैसे क्या है ना, ये जो अफीम है इससे बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं और दवाइयाँ बनने की वजह से लोगों की जो बीमारियाँ वो ठीक करने के लिए हैं, ठीक है। अब इसको लोग नशे का साधन बना लिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री कहाँ है? वो गाजीपुर में है। वहाँ खेती भी भांग की खेती नहीं, अफीम की फैक्ट्री है। तो अफीम की पेराई रह के काम आपका यहीं पे होता है। आप जाएंगे, गंगा के किनारे है, गाजीपुर में है। हाँ, वहाँ पे जो बंदर है ना, वो नशे में दूध पीले रहेंगे, किनारे लड़े पर नदी में पानी गिरता है तो उसको पानी पी के लोग एकदम नशे में धूत रहते हैं। जो अफीम का पैदावार होती है वो सिर्फ दवा बनाने के काम आती है। हाँ, मगर आज के जो ड्रग्स माफिया हैं वो उसका अवैध धंधा करने लगे, और जो पाकिस्तान कहते हैं और ये लोग, अब यहाँ पे तो देखिए मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में नशा प्रतिबंधित होता है, वो लोग नशा नहीं करते हैं, तो वो सप्लाई होती है बाहर के देशों में। और इंडिया में आजकल पाकिस्तान के, पंजाब के रास्ते आपका सब चला आता है। और हमारा समाज जो है, देखिए अगर नशे से किसी को बचाना है ना, तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा।
और बच्चों को बताना होगा नशा कितनी हद तक बुरा होता है, बताना होगा। मगर हमारे समाज में क्या है ना, हर फर्म में, शादी समारोह में शराब का आप देखे होंगे, खैनी गुटखा, चौराहों पर खैनी गुटखा मिलता है। अब एक बात बताइए, हमको नशेड़ी हमको मिलता है या आते हैं तो भांग गांजा वाले कहते हैं कि अब भगवान शिव का प्रसाद है। अब बताइए, भगवान शिव का प्रसाद है, हम तो कहीं नहीं पढ़े हैं कि भगवान शिव कभी भांग खाते थे या गांजा पीते थे, कहीं हम पढ़े नहीं, शिव पुराण में पढ़े, हमने नहीं कहा कि कहीं लिखा है भगवान शिव का। अरे उनके शिव अथी पे लिंग पे चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पे कि भाई ये भांग चढ़ाया जाता है, मगर वो खाते थोड़ी हैं, मस्त हो जाते हैं। अब साधु संत भी पीते हैं, वहाँ भी करते हैं लोग, मस्त हो डॉक्टर जाते साहब, हैं। मैं आऊँगा, आपने कहा मौलिक अधिकारों की बात कही कि मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, ये मेरा अधिकार है। एक अभिनेता ने एक समय अपने इंटरव्यू में कहा था, उनकी वाइफ भी बगल में थी, कि जो मैं लाइफ में नहीं कर सका वो मेरा बेटा करे। बेटा ने किया, 23 वर्षीय बेटे ने किया भी। और जब वो 17 दिन तक जेलों में रहा तो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके साथ आए और अनुच्छेद 32 के तहत, मौलिक अधिकारों के हनन के तहत वो कोर्ट तक गए कि उसे 17 दिन तक क्यों जेल में रखा गया। उसकी उम्र 23 साल है और उसने एनसीबी के जिस शर्त पे उसे जमानत मिली, उसने कहा कि मैं सुधार करके दिखाऊंगा, मैं एक अच्छा लड़का बन के दिखाऊंगा। अगर गार्जियन इस तरह का बयान दे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इंटरव्यू में, और आपने कहा कि कहीं ना कहीं गार्जियन भी दोषी होता है, और इसका सीधा सीधा उदाहरण है। आप शायद ये जिस बात कर रहे हैं जिस गार्जियन की, वो तो सब पूरा चीज़ें जानता है, ठीक है। वो भी एक कहा जाता है बॉलीवुड में कि वो भी कुछ नशे का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पूरी बॉलीवुड जनता, पूरा बॉलीवुड नशे में रहता है। और इन लोगों का बॉलीवुड का एक नशा मुक्ति केंद्र चलता है, उन लोगों का खुद वो उसमें एडमिट रहते भी है, पूरा मतलब सब लोग हैं, पूरा आपने देखा होगा आपने। अब मौलिक अधिकार चाहे कुछ भी कहिए, कोर्ट जाइए चाहे कुछ भी कीजिए, गलत है तो गलत है, गलत है तो क्योंकि आप नशे का प्रसार नहीं कर सकते। अगर नशा करना तो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, सामूहिक रूप से नशा नहीं कर सकते आप। अगर सामूहिक रूप से आप नशा कर रहे हैं तो आपको आप संवैधानिक चीज़ों का उल्लंघन आप कर रहे हैं। आप रोड पर नशा करेंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाए, अपराधी। अगर हाँ ठीक है, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्वतंत्रता ना हो कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। वो आप घर के अंदर बैठ के करिए, चलेगा। आप रोड पे करेंगे, रोड पे करके नाटक करेंगे और दूसरों को भी प्रसारित करेंगे तो वो कोर्ट आप नहीं कहेगा, कानून हमारा नहीं कहता है कि आप दूसरों को भी सिखाइए, ये चीज़ न कीजिए। अब मगर इसको पूरी मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, हाँ, और वो हिट हो गया, सुपर हिट हो गए वो। एक अक्सर जो पीने वाले हैं वो गाते हैं, एक गज़ल गाते हैं, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है। ये थोड़ी सी चोरी सी, समझिएगा मैं बात क्या कर रहा हूँ। उस गज़ल में थोड़ी सी और चोरी सी, ये थोड़ी थोड़ी और फिर ये चोरी से, जब वो अपना थोड़ा थोड़ा भविष्य बर्बाद कर रहा होता है, परिवार को बर्बाद कर रहा होता है, चोरी चोरी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, गज़ल कहने में बड़ा अच्छा लगता है, मनोरंजन करने में बहुत अच्छा लगता है। हकीकत की ज़िंदगी में जब उतरती है ना तब पता चलता है। गज़ल में बात सही कही, दूसरे एंगल से देखा जाए कि नशा अगर थोड़ा थोड़ा पहले किया जाता है, फिर चोरी चोरी की जाती है, फिर वो बाद में ना सीना जोरी हो जाता है, सामने एकदम सीना छोड़ के करेंगे तो करेंगे, घर में कहते हैं लोग करेंगे अब हम नशा करेंगे, क्या रोक लोगे आप? घर में एकदम तोड़ के करते हैं, पहले चोरी से करता है ना, हाँ, और थोड़ी थोड़ी करता है, अब बाद में तो पूरा सीना चोरी होती है। हाँ, तो गज़ल कहने में बड़ा आसान है, मगर अब हकीकत की ज़िंदगी में जब आती है ना, उस गज़ल में जो लाइन है, हाँ, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की, थोड़ी सी जो पी ली है, तो ये चोरी और थोड़ी थोड़ी, ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं आगे जाकर विध्वंसक रूप ले लेती है। विध्वंसक रूप लेती है, ये तब लेती है ना जब 2-4 साल गुजर जाता है, और जब विध्वंसक रूप लेती है तो तब वो कहता है ना कि चोरी चोरी नहीं किया होता, थोड़ी थोड़ी नहीं किया होता तो आज कुछ और होता, मगर ये चीज़ अलग हो जाती है। नशेड़ियों की आदत बिगड़ जाती है, भाषा बदल जाती है। और एक नशेड़ी से मैंने पूछा, वो शराब का मतलब हिलता डुलता शराब की दुकान पे था, ये काफ़ी दिन की बात है। मैंने उससे कहा कि ये क्यों करते हो, घर जाओगे 9 बज रहे हैं, क्या खाओगे पियोगे? तो उसने बोला कि ये दारू है, इसमें रोटी डाल के मैं खा लूँगा। ये किस तरह का नशा? देखिए, वो इस हद तक अब जहाँ चले जाते हैं नशा करने वाले, उनको हम लोग कहते हैं एंटी सोशल, आपराधिक किस्म के व्यक्ति हो जाता है वो, और इस हद तक चले जाते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको परिवार से, समाज से कुछ नहीं मतलब होता है। उनको अगर 10 दिन खाना भी मत दो, बस शराब दे दो, नशा दे दो, वो चलेगा, उनका जीवन चल जाएगा,
कोई मतलब नहीं, मरेंगे नहीं। वो कहा जाता है ना, शराबी पी के नहीं मरेगा, बिना पिए मर जाएगा। डॉक्टर साहब, ये अब लास्ट 5 मिनट बचे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 6 साल से आप एहसास नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, अब तक कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं? देखिए, इसकी गिनती तो नहीं है हमारे पास, मगर अभी हम इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर को मिला लें तो 5,000 से ऊपर हम लोग नशेड़ियों का इलाज कर चुके हैं अब तक। मैं आपसे बता दूं, डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी एहसास, फिर से मैं आपको एहसास, नाम भी बड़ा एहसास है और काफ़ी लोग एहसास कर से यहाँ से गए हैं और काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। डॉक्टर, जब इनसे मेरी बात हो रही थी सच्चिदानंद यादव जी से, तो इन्होंने बताया कि यहाँ उनकी परिचय गुप्त रखे जाते हैं और यहाँ मैं आया, पूरा घूम के मैं देखा भी हूँ, काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर विजिट की व्यवस्था हो। सर, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि 12 बजे 1 बजे खुद आते हैं, पेशेंटों को समझाते हैं, वो रोते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए यहाँ से, मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन ये जानते हैं कि वो घर जाके फिर से वही शुरुआत करने वाले हैं, वो आदत जो पड़ जाती है। ऐसा कहते हैं, साइंटिफिक रीज़न है कि 21 दिन तक वो अगर वो किया जाए तो वो आदत में थोड़ी थोड़ी तब्दील होगी। थोड़ी तब्दीली, पूरी तब्दीली नहीं आती है, मगर उसको तब्दीली लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तन मन से लगना पड़ता है, पेशेंट के साथ लगना पड़ता है, तब जाकर बदलाव आता है। मैंने कहा ना कि पेशेंट को एहसास दिलाना है ना, तो पहले हमको खुद को बदलना होता है। मेरा स्टाफ सुबह 6 बजे जग जाता है। आप सोचिए, जो स्टाफ है वो 24 आवर्स यहाँ रहते हैं, 24 आवर्स मेहनत करते हैं और इन स्टाफों को भी हम लोग देते उदाहरण, देखो तुम्हारे साथ हम भी लगे हुए हैं, तुमको बदलने के लिए हम लगे हुए हैं, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। उससे पहले मैं स्टाफ को जगाता हूँ, स्टाफ जग के फिर उनको नहलाना धुलाना, सुबह योगा कराना, व्यायाम कराना, समय से खाना खिलाना, समय से दवा खिलाना, फिर उनकी काउंसलिंग कराना, मेडिटेशन करवाना। ये बहुत बड़ी एक थेरेपी है, पूरी टीम है जो टीम काम करती है। समय से डॉक्टर्स की टीम आती है, उनको जांचती है, उनको दवा प्रिस्क्राइब करती है, वो 1-1 घंटा काउंसलिंग करते हैं कि तुम क्यों आए हो, किस लिए, तुम्हारा जीवन कितना। एक तो अपना ज़रा पता बता दीजिएगा यहाँ से, हमें तो पता ही है। वो लोग ऑनलाइन आपसे कैसे विजिट कर सकते हैं, आपसे कैसे? देखिए, हमारा नशा मुक्ति केंद्र एहसास नशा मुक्ति केंद्र है और मेरे नशा मुक्ति केंद्र गोरखपुर में भी है, इलाहाबाद में भी है, लखनऊ में भी है। अब जिस व्यक्ति को जहां अच्छा लगे वो वहाँ जाके संपर्क कर सकता है। हाँ, और मेरा गोरखपुर में, हाँ, ऑनलाइन आप एहसास नशा मुक्ति केंद्र सर्च कीजिए, गोरखपुर एहसास नशा मुक्ति केंद्र, प्रयागराज एहसास नशा मुक्ति केंद्र, लखनऊ, जहाँ सर्च करना हो सर्च कीजिए। आप वो वहाँ का नंबर लीजिए और आराम से जाइए, अपने पेशेंट का इलाज कराइए। हाँ, सच्चिदानंद यादव जी का हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ विजुअल बनाए अंदर जाके। ये मनाही है क्योंकि आपके परिचय को गुप्त रखा जाता है, आपके इलाज को ये बड़े परिवार की तरह ट्रीट करते हैं और यहाँ इनके लोग भी हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। और सर, आपकी उम्र क्या होगी? 30-35 के आसपास? मैं जब स्टार्ट किया तो 28 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। अभी मेरा 32 साल की उम्र है मेरी। एक देख सकते हैं 32 साल के युवा सच्चिदानंद यादव जी मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं। एक ऐसा युवा जिसने जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया है कि सरकारें अपनी जीडीपी बढ़ाती रहें शराब पिलाकर, लेकिन ये युवा कुछ कर तो नहीं सकता है, सरकारों को नसीहत दे सकता है कि ये परिवार के परिवार खराब हो जा रहे हैं, परिवार के परिवार। एक जो देश का युवा किसी और काम में लग सकता था, वो नशे के व्यापार में, नशे में लगातार लिप्त हो रहा है। ये युवा बीड़ा उठा चुका है कि जो लोग नशे में हैं, हम कहीं ना कहीं उनको बेहतर स्थिति में ले आएंगे। उन परिवारों को जो दिन रात घर में कलह मचा हुआ है, और वो जो परिवार लगातार इस आंसुओं में कि हमारा पति, हमारा बेटा या घर का जो बुजुर्ग भी कुछ हैं कि वो ठीक हो जाएं, रास्ते पे आ जाएं। सच्चिदानंद यादव एहसास नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से लोगों को ठीक कर रहे हैं और ये जिम्मा उठा लिया है कि सरकारों को तो हम समझा नहीं सकते हैं। अभी मैं आपकी एक बात के बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में एक नशा मुक्ति केंद्र हम लोगों ने ओपन किया और 30 बेड का नशा मुक्ति हम लोगों ने खोला, बहुत मेहनत करके उसको बजट को मंगाया हम लोगों ने। और वो बजट मतलब वो मुश्किल से नशा मुक्ति 4 महीने चला, नेक्स्ट बजट आने से पहले सरकार ने उस बजट को ही रोक दिया। अब कहाँ से सरकार मदद करेगी? एक नशा मुक्ति केंद्र गोरखपुर में खुला, उन लोगों के लिए खोला गया था जो गरीब बच्चे हैं, उनका फ्री में इलाज कर, बहुत अच्छा नशा मुक्ति केंद्र, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे थे, मगर सरकार ने उसका बजट ही रोक दिया। तो सच्चिदानंद यादव जी ने जिम्मा उठा लिया है और ये जिम्मा ऐसा है, इलाहाबाद, लखनऊ, तमाम जगह इनकी संस्थाएं हैं और ये युवाओं को लगातार बेहतर रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इंटरव्यू में वो तमाम पक्ष हैं जिनको जानने की कोशिश की और सच्चिदानंद यादव जी ने वो बताने की कोशिश भी की। एहसास नशा मुक्ति केंद्र वाकई में एहसास आपको दिलाएगा। जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं, अगर यहाँ आए, अपनी आदत को सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।